हेलो फ्रेंड्स, विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा और हम कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के सेक्शन को कवर करते हुए हमने पठार देख लिए थे, है ना। लास्ट क्लास में हमने पठार देखे थे। पठार के बाद अब हम आ जाते हैं पठार के एक और हिस्से की तरफ, जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, है ना। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को देख लेते हैं कि क्या होते हैं पश्चिमी घाट और क्या होते हैं पूर्वी घाट। उसके पहले एक चीज समझिए, है ना। उसके पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, है ना, कि घाट बने कैसे। जैसे यदि हम निर्माण की बात करें, निर्माण, घाटों का निर्माण कैसे हुआ, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ घाट्स। ठीक है, घाट कैसे उत्पत्ति के साथ में बनकर सामने आएंगे, है ना। तो सबसे पहली चीज ये दिखाई देती है कि जब पठार, है ना, अफ्रीका महाद्वीप से जब हमने फॉर्मेशन की प्रोसेस देखी थी, तो वहां अफ्रीका महाद्वीप से ये टूट के सेक्शन आया था, है ना। इंडियन सेक्शन जो था यहाँ पर था, ये टूट के कहा मूव करेगा, यहाँ पर। जब ये यहाँ से टूटा, जब ये यहाँ से टूटा, तो इसका एक हिस्सा एक पठार के रूप में यहाँ से अलग हुआ, एक हिस्सा यहाँ पर, क्योंकि ये भी एक उच्च भूमि क्षेत्र था, ये भी हाईलैंड रीजन था। जब ये यहाँ से टूटेगा तो इसका एक हिस्सा जो ऊंचे हिस्से के रूप में ही यहाँ से अलग होगा। जैसे हम बात करें कि ये भारतीय प्लेट यहाँ से अलग हुई, है ना, तो यहाँ पर जो हिस्सा था वो पहले से ही क्या था, ऊंचा हिस्सा था। अब जब ये इससे टूटा, ये इससे टूटा, तो यदि हम इसका साइड व्यू देखें, ये तो हमने टॉप व्यू देखा, टॉप व्यू। यदि हम साइड व्यू बताएं इसी इसी प्रोसेस का, अफ्रीका और इन प्लेट का, तो अफ्रीकन प्लेट ऐसी थी और यहाँ पर एक हाईलैंड था और ये रीजन ऐसा था। ठीक है, मतलब ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्से की बात कर रहा हूँ, यहां से लेकर यहां तक के पूरे हिस्से को मैं साइड से बता रहा हूँ। इसमें यहाँ ओशियन था, ये ओशियन है, इधर भी ओशियन है, मतलब इधर ये वाला ओशियन है और इधर ये वाला ओशियन है। ठीक है, साइड से देखे तो यहां से ये प्लेट टूटी, यहां से ये प्लेट टूट गई। जैसे ये यहां से प्लेट टूट गई दो हिस्सों में, तो ये बन गया अफ्रीका और ये प्लेट हो गई इंडियन, ये प्लेट इंडियन हो गई। अब ये इंडियन प्लेट किस तरफ खसक गई, इस तरफ खसकती हुई यहां चली गई, है ना। इंडियन प्लेट खसक के कहां चली गई, इधर चली गई, और ये प्लेट इधर चली गई। अब इंडियन प्लेट को अलग से देखे, यदि इस प्लेट का क्रॉस सेक्शन यहां पर साइड में बताऊं, तो इस प्लेट का क्रॉस सेक्शन आपको ऐसा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से। यहां पर ये ऐसा क्षेत्र दिखाई देगा और इधर की तरफ एक ढाल दिखाई देगा, फिर यहां पर एक छोटा क्षेत्र दिखाई देगा और यहाँ कोस्टल प्लेन आ जाएंगे, है ना। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, ये है हमारे कोस्टल प्लेन। ठीक है, यहां पर दिखाई दे रहा है ये क्या, कोस्टल प्लेन, ये कोस्टल प्लेन दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ये जो हायर रीजन दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सब टूटा हुआ है, ये तो पहले ही ऊंचा था, ये क्षेत्र तो पहले से ही ऊंचा था। जब ये टूटेगा तो यहाँ पर भी ऊंचे क्षेत्र ही बनेंगे। एक पहाड़ टूटेगा बीच में से और दो हिस्से हो जाएंगे पहाड़ के, या पठार टूटेगा और उसके दो हिस्से हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, दो, दोनों तरफ पठार या पहाड़ी बनेगा ना। तो वैसे ही यहाँ से भी ऊंचा क्षेत्र टूटा, तो यहाँ पर पहला बन गया ये घाट, है ना, घाट प्रदेश हमारा यहाँ पर बन गया। ठीक है, और एक घाट स्लोप के साथ में कहाँ बन गया, घाट यहाँ पर बन गया, है ना, एक घाट प्रदेश यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो ये वेस्टर्न साइड में था तो क्या बन गया, वेस्टर्न घाट। ये ईस्टर्न साइड में था तो ये बन गया ईस्टर्न घाट। ठीक है, एक सबसे अच्छी बात इसके बारे में ये बताऊं कि ये सत्य पर्वत नहीं है, सत्य पर्वत, सत्य पर्वत नहीं है ना। ठीक है, ये ट्रू माउंटेन नहीं है, ट्रू माउंटेन नहीं है। ठीक है, ये सत्य पर्वत नहीं है। ये क्या है, ये एक पार्ट है ना, पार्ट है, पार्ट ऑफ हाईलैंड, है ना, उच्च भूमि का हिस्सा, उच्च भूमि का हिस्सा है, उच्च भूमि का ये एक प्रकार का हिस्सा है, ये एक ट्रू माउंटेन रीजन नहीं है ना। हाईलैंड का ही एक पार्ट है जो टूटा हुआ था और अलग होकर यहाँ पर इस तरीके से हमको दिखाई देने लगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि हमारे घाट का निर्माण कैसे हुआ। यहाँ से भी एक हाईलैंड था, हाईलैंड, दो हाईलैंड अलग से टूटेंगे तो कैसा बनेगा, एक तरफ हाईलैंड और दूसरी तरफ भी हाईलैंड बनेगा। ठीक है ना। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, अब क्या होते हैं घाट, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से इत्मीनान से सुनिए कि हम घाट जो देखने वाले हैं वो घाट अल्टीमेटली है क्या। ठीक है,
तो पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट सबसे पहले हमारे सामने आता है पश्चिमी घाट, जो वेस्टर्न साइड, इनका फॉर्मेशन तो देख लिया, पूरा मैपिंग वाइज मैं आपको अगले स्लाइड पे बताने वाला हूँ, है ना, इसलिए थोड़ा सा डाटा वाइज देख लेते हैं, फिर स्लाइड मैपिंग वाइज देखेंगे। ठीक है, पश्चिमी घाट जिसे किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री, सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, ये ताप्ती नदी या तापी नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है, ये 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर है इसकी, है ना, कुल लंबाई, मतलब ताप्ती नदी से लेकर नीचे तक 1600 किलोमीटर की लंबाई तक ही दिखाई देगा। ये अवरोधी पर्वत या फिर ब्लॉक माउंटेन जैसी स्थिति में दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, अवरोधी पर्वत या ब्लॉक माउंटेन, या है ना, फॉल्ट माउंटेन तो नहीं बोल पाएंगे, एक ब्लॉक टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि इसका एक तरफ का ढाल एकदम तीखा है और एक तरफ कैसा है, ऐसा स्लोप जैसा दिखाई देता है। मतलब कैसा दिखाई देगा, यदि हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा कोस्टल प्लेन आ जाता है, इस तरफ का ढाल सीधा है और इस तरफ का ढाल थोड़ा सा मंद है ना, ऐसा। फिर उधर की तरफ क्या है, इधर का ढाल ऐसा है और ये कोस्टल प्लेन आ जाते हैं। इस तरीके की कोई संरचना दिखाई देती है। ये आ जाते हैं वेस्टर्न घाट और ये आ जाते हैं ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट आपको अल्टीमेटली दिख ही रहा है कि वेस्टर्न घाट ज्यादा ऊंचे है ना, वेस्टर्न घाट क्या है, ज्यादा ऊंचे है। ईस्टर्न घाट क्या है, कम ऊंचे हैं। यदि हम स्लोप की बात करें तो स्लोप किस तरफ है, ईस्टवर्ड है ना, पूर्व की ओर ढाल है ना, स्लोप या फिर ढाल, ढाल किस तरफ है, ईस्टवर्ड है, पूर्व की ओर इसका ढाल जाता है। उत्तरी सह्याद्री सर्वोच्च शिखर, उत्तरी सह्याद्री, अब देखो सह्याद्री जो है इनको विभाजित करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कहां से कहां तक उत्तरी सह्याद्री, कहां तक दक्षिणी और कहां तक अन्य। ठीक है, इसके सर्वोच्च शिखर की यदि बात करें तो कौन सी है, कलसुबाई है, कलसुबाई जो महाराष्ट्र में पड़ती है। ये कहां पे पड़ती है चोटी, महाराष्ट्र में पड़ती है। 1648 1646 मीटर, 1646 मीटर जो है ये कलसुबाई है, और जो सबसे ऊंची चोटी है किसकी, है ना, उत्तरी सह्याद्री की। ठीक है, अगली चोटी की बात करें तो महाबलेश्वर, है ना, महाबलेश्वर दूसरी सबसे प्रमुख चोटी है ना, महाबलेश्वर दूसरी सबसे प्रमुख चोटी है, 1438 मीटर, है ना। यहीं से महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। नदी तंत्र देखेंगे उसमें बताऊंगा कि कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है, यहीं से होता है। इसी तंत्र से कृष्णा नदी का उद्गम देखने को मिलता है। ये दूसरी प्रमुख चोटी है कहां पर, उत्तरी सह्याद्री में। ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री की तरफ चले, दक्षिण सह्याद्री की तरफ चले तो यहां पर कुद्रेमुख आ जाती है 1892 मीटर, कुद्रेमुख आ जाती है 1892 मीटर। ये दक्षिणी सह्याद्री नहीं, मध्य सह्याद्री का हिस्सा है। ये कुद्रेमुख जो है ये मध्य सह्याद्री का हिस्सा है, कुद्रेमुख 1892 मीटर। ठीक है, ये मध्य सह्याद्री का उच्चतम बिंदु है, मध्य सह्याद्री का उच्चतम बिंदु है। कितना, कुद्रेमुख है 1892 मीटर। पूर्वी सह्याद्री है ना, पूर्वी घाट है ना, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी, नीलगिरी ग्रंथि पर मिलते हैं। ये दोनों क्या है, एक जगह पर मिलते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें, ये हमारा गुजरात, गुजरात के बाद ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और ये केरल तक गए और फिर यहाँ तक। अब हमारे पश्चिमी घाट चले आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस, लेकिन ईस्टर्न घाट यहाँ से टुकड़े टुकड़े में चले आते हैं और अंतिम रूप से यहाँ मिल जाते हैं। अंतिम रूप से कहाँ मिल जाते हैं, यहाँ पर। और यहीं पर क्या है, नीलगिरी है ना, यहीं पर है नीलगिरी, है ना, नीलगिरी पर्वत है और नीलगिरी ग्रंथि के रूप में इसे जाना जाता है, नीलगिरी नॉट, क्या बोलते हैं, नीलगिरी नॉट के रूप में इसे जाना जाता है। जहां पर दोनों घाट आकर मिलते हैं, देखिए यहाँ पर वेस्टर्न घाट आकर मिल रहा है, इधर ईस्टर्न घाट आकर मिलता है। तो ईस्टर्न घाट कहाँ खत्म हो जाते हैं, नीलगिरी पर ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन वेस्टर्न घाट जो होते हैं वो कहाँ तक चलते हैं, कन्याकुमारी तक चलते हैं। दोनों में यही अंतर है। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखिएगा, मिलते हैं। जिसका सर्वोच्च शिखर क्या है, डोडा बेटा। ठीक है, जिसका सर्वोच्च शिखर क्या दिखाई देता है, डोडा बेटा दिखाई देता है, 2637 मीटर, 2637 मीटर, 2637 मीटर की ऊंचाई दिखाई देती है। दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है ये, है ना,
दूसरा सर्वोच्च शिखर ऊटक मंडलम नीलगिरी में स्थित है, यहीं पर है ना, यहीं पर दूसरा सर्वोच्च शिखर दिखाई देता है आपको, जो क्या है, ऊटक मंडलम है, और ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसी की बात कर रहे हैं हम, है ना। ठीक है, जो डोडा बेटा है यहीं पर क्या है, आपको दिखाई देगा ऊटक मंडलम या फिर ऊटी, ऊटी ऊटक मंडलम, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई, नीलगिरी के और दक्षिण में चले, नीलगिरी के दक्षिण में क्या दिखाई देगा, अन्नामलाई पहाड़ियां दिखाई देगी। अन्नामलाई पहाड़ियों के ऊपर, अन्नामलाई पहाड़ियों के ऊपर क्या है, अन्नाईमुडी, अन्नाईमुडी चोटी है। अन्नामलाई पहाड़ियों के ऊपर कौन सी चोटी है, अन्नाईमुडी चोटी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है अल्टीमेटली, है ना। यदि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हुई तो वेस्टर्न घाट की भी या पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी हुई ना, 2695 मीटर, है ना। इससे ऊंची चोटी कोई सी भी नहीं है दक्षिण भारत में, देखिए 2637 है ये, 2695 है वो, ठीक है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर है ये, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, अन्नाईमुडी चोटी है, ठीक है, जो कहां पर है, अन्नामलाई पहाड़ियों पर है, अन्नामलाई पहाड़ियों पर है ना। यह पालघाट दर्रे द्वारा नीलगिरी से अलग होती है। पालघाट दर्रा क्या होता है, इन दोनों के बीच में। तो अब आपसे पूछे पालघाट दर्रा कहां पर है, तो एक तरफ पालघाट दर्रा है, ठीक है, पालघाट दर्रा बीच में है, इधर है नीलगिरी, है ना, जिस पर आपको चोटी दिखाई देती है कौन सी, ये वाली चोटी दिखाई देगी, कौन सी, डोडा बेटा, डोडा बेटा दिखाई देगी। डोडा बेटा के बाद यहाँ पर कौन सी शिखर दिखाई देगा, सर्वोच्च शिखर जो है वो है हमारा कौन सा, अन्नामुडी, अन्नामुडी, अन्नामलाई के ऊपर अन्नाईमुडी दिखाई देगा और बीच में पालघाट दर्रा दिखाई देगा। तो ऐसे आपको ये याद रखना है सीक्वेंस। तो पालघाट दर्रा किन किन को अलग करता है, अन्नामुडी को अलग करता है ना, और नीलगिरी को अलग करता है, ठीक है। अन्नामलाई की एक शाखा उत्तर पूर्व की ओर पलानी, है ना, एक शाखा जो रहती है उत्तर पूर्व में थोड़ी सी ऐसी खसक जाती है, यहाँ से उत्तर पूर्व में ऐसी खसक के इधर की तरफ बट जाती है ये, है ना, यहाँ से कुछ बढ़ जाती है, तो यहाँ पर कुछ पहाड़ियां दिखाई देती है, जैसे पलानी की पहाड़ियां, तथा दक्षिण में कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां दिखाई देती है, जो कहाँ पर है, केरल में, केरल में दिखाई देती है आपको कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां दिखाई देती है ना। बोर्ड पर जितना डाटा लिखा रहता है उसके कंपैरिजन में लगभग मैं आपको 10%, 20%, 50% ज्यादा चीजें बताता हूँ, है ना। इसीलिए ये चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, जिससे हम क्या कर सके, प्लस कर सके डाटा, ये बेसिक की पॉइंट होते हैं, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, इलायची पहाड़ियां दिखाई देती है जो फैली हुई है। कार्डमम पहाड़ियों के दक्षिण में नागरकोइल, है ना, कहाँ दिखाई, क्या दिखाई देता है, नागरकोइल पहाड़ियां दिखाई देती है ना। और उसके बाद कोडाई कनाल पनाली, है ना, पलानी, है ना, ये है पलानी, है ना, कोडाई कनाल पलानी पहाड़ियां भी स्थित होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो ये तो था क्या हमारा डाटा वाइज। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, मैप के ऊपर। चलिए मैप पर इत्मीनान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ वाले मैप पर बताता हूँ, इस वाले मैप के ऊपर हम थोड़ा सा चित्रकारी करेंगे, है ना। देखिए यहाँ से शुरू होता है हमारा, है ना, थोड़ा सा बड़ा मार्कर ले लेते हैं, हमारा पश्चिमी घाट आएगा, यहाँ से ताप्ती नदी दिख रही है, ताप्ती नदी यहाँ से आती है और यहाँ से कंटिन्यूस चलता है हमारा, और यहाँ खत्म होता है, यहाँ हो जाता है हमारा पश्चिमी घाट। ये कौन सा हिस्सा था, पश्चिमी घाट, ठीक है। अब पूर्वी घाट शुरू होता है कहाँ, ओडिशा से, ओडिशा में यहाँ, यहाँ ऐसे टुकड़े टुकड़े में है, और अंतिम रूप से मिल जाता है कहाँ पर, जहाँ केरल और ये दोनों मिल रहे हैं, है ना, केरल और दोनों के मिलन स्थल पर ये यहाँ पर, ये यहाँ पर दोनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यहाँ पर आकर मिल गए, पश्चिमी घाट मिल गया, पूर्वी घाट आकर यहाँ पर मिल गया, तो ये देखिए ये आ गया पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट हो गया, ठीक, ये हो गया पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, आपको सही साथ दिखाई दे सब चीजें, है ना, इसीलिए दोनों आकर यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। अब इनका विभाजन कर लेते हैं, यहीं पे कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक कौन सा घाट दिखाई देता है, सबसे महत्वपूर्ण ये है, यही पूछा भी जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी नदी थी, यहाँ पर नदी थी ताप्ती, यहाँ पर नदी थी ताप्ती, और यहाँ था कन्याकुमारी, ताप्ती से कन्याकुमारी तक तो पश्चिमी घाट है, लगभग 1600 किलोमीटर दिखाई देता है आपको, ठीक है। जिसमें कहां तक, ये गोवा तक, है ना, गोवा तक, ये गोवा वाला हिस्सा है, गोवा वाले हिस्से तक उत्तरी सह्याद्री दिखाई देता है, उत्तरी सह्याद्री,
गोवा वाले हिस्से तक उत्तरी सह्याद्री दिखाई देता है। फिर उसके बाद यहाँ आ जाता है मंगलोर। मंगलोर, इन दोनों के बीच में कौन सा सह्याद्री दिखाई देता है? ये दिखाई देता है मध्य सह्याद्री। मैप पर बनाते चले अपने, मध्य सह्याद्री दिखाई देगा किस किस के बीच में? गोवा और मंगलोर के बीच में मध्य सह्याद्री दिखाई देगा। और आखिरी में कन्याकुमारी और मंगलोर के बीच में क्या दिखाई देगा? दक्षिण सह्याद्री। दक्षिण सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, ये आ गया दक्षिण सह्याद्री। उत्तर सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री। और पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, पूर्वी घाट को नहीं जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। सिर्फ उत्तरी घाट को ही जाना जाता है सह्याद्री के नाम से। उत्तरी सह्याद्री कहां से कहां तक है? ताप्ती नदी से लेकर गोवा तक। ताप्ती नदी से लेकर गोवा तक क्या है? उत्तरी सह्याद्री, जो महाराष्ट्र और गोवा का रीजन आ जाता है। ठीक है, फिर गोवा से ही शुरू होता है, गोवा से लेकर कहां तक? मंगलोर तक, कर्नाटक में। तो कर्नाटक का तट क्या कहलाता है? कर्नाटक के तट पर जो आने वाले घाट है वो कहलाता है मध्य सह्याद्री। और कर्नाटक से ही लेकर पूरा केरल वाले रीजन में जो दिखाई देता है वो आ जाता है दक्षिण सह्याद्री रीजन। ठीक है, दक्षिण सह्याद्री के रूप में उसे जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। अब इधर हम देख लेते हैं दोनों घाट को अलग अलग, और उनके अलग अलग चोटियां कौन सी कहाँ आ रही है वो सबसे महत्वपूर्ण, और उनको याद भी कर लेंगे हम। ठीक है, फिर यहां से शुरू होता है उड़ीसा से, छोटे छोटे हिस्सों के अंदर विभाजित है, क्योंकि नदियां इनको बीच में से काट देती है, इसीलिए क्या हो जाता है, ये विभाजित रूप में दिखाई देते हैं। यहाँ पर मिल रहा है तमिलनाडु और केरल। केरल तमिलनाडु के मिलन स्थल पर, लगभग केरल तमिलनाडु कर्नाटक तीनों के मिलन स्थल पर यहाँ पर है नीलगिरी। इसे नीलगिरी नॉट भी कहते हैं। ठीक है, नीलगिरी नॉट भी कहेंगे, नीलगिरी ग्रंथि के रूप में उसे जाना जाता है। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी पहाड़ियां दिखाई देती है, ध्यान से इत्मीनान से सुनिए, है ना। इधर हमने घाट को बता ही दिया, पूर्वी पश्चिमी घाट और सह्याद्री। इस तरफ आ जाते हैं तो सबसे पहले आ जाती है, यहां पर आपको दिखाई देती है महाराष्ट्र में जो ऊंची चोटी है, कलसुबाई। कलसुबाई, ठीक है। दूसरी चोटी आपको दिखाई देती है यहां पर, दूसरी चोटी यहीं पर दिखाई दी, कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वरम। महाबलेश्वर, है ना, या फिर महाबलेश्वरम महाराष्ट्र में दिखाई देगी। ठीक है, फिर यहां पर आपको दिखाई देगी क्या? कर्नाटक में। कर्नाटक में कर्नाटक की ऊंची चोटी, जिसको हम बोलेंगे क्या? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख, ठीक है, कुद्रेमुख है जो कर्नाटक की ऊंची चोटी है, अभी हमने इसके पहले देख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर आ जाता है कौन सा? नीलगिरी। नीलगिरी, है ना, कलसुबाई, महाबलेश्वरम, कुद्रेमुख और नीलगिरी। नीलगिरी तक हम आ गए थे। नीलगिरी जो है नीलगिरी क्षेत्र की चोटी है। ठीक है, फिर इसी के नीचे आ जाती है कौन सी? नीलगिरी पर ही हमने देखा था अभी, नीलगिरी पर ही बताया था कि यहाँ पर कौन सी है? दोदा बेटा। दोदा बेटा, है ना। फिर यहाँ पर है ना, अन्ना। देखो यहाँ पर हमने दोदा बेटा के बाद देखा था कि कौन सी पहाड़ियां हैं, यहाँ पर है अन्नाईमुडी चोटी दिखाई देती है, और अन्नामलाई पहाड़ियां हैं। तो यहाँ पर कौन सी आएगी? अन्नामलाई। अन्नामलाई पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां। फिर अन्नामलाई पहाड़ियों के जस्ट नीचे क्या दिखाई देगा? अन्नामुडी। अन्नाईमुडी जो है सर्वोच्च चोटी है, ये सर्वोच्च। ठीक है, कहाँ की? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है ना। दोदा बेटा, अन्नामलाई, अन्नामुडी। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर आ जाती है, यहां पर आ जाती है कार्डोमम या इलायची पहाड़ियां, इसको बोलेंगे कार्डोमम। कार्डोमम या फिर इलायची, कार्डोमम या इलायची पहाड़ियां। यहां पर आ जाते हैं ना, वो यहां पर आ जाती है क्रोकोडाइल रॉक।
क्रोकोडाइल रॉक, है ना। और यहाँ पर आ जाता है नागरकोट, ये सबसे दक्षिणी हिस्सा है, नागरकोट। ठीक है, समझ में आया। तो कलसुबाई महाराष्ट्र में, महाबलेश्वरम महाराष्ट्र में, कुद्रेमुख कर्नाटक में, नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ पर है, केरल और तमिलनाडु की बॉर्डर पर। ठीक है, दूधा बेटा, दूधा बेटा कहाँ पर है, दूधा बेटा भी हमारा कहाँ पर है, इसी पर है, नीलगिरी पर ही है, कर्नाटक सॉरी तमिलनाडु और केरल की बॉर्डर पर। अब यहाँ से पूरी केरल में अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल, अन्नाई मूडी चोटी केरल, फिर इलायची पहाड़ियाँ केरल, क्रोकोडाइल रॉक केरल और नागरकोइल, ये हमारी कहाँ पर आ जाती है, सबसे दक्षिणतम बिंदु आ जाता है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इसके कुछ हिस्से यहाँ पर भी निकले हुए दिखाई देंगे जिनको हम आगे बात करेंगे इधर से। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर ओडिशा में, ओडिशा की जो चोटी दिखाई देती है उसको बोलते हैं महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। ठीक है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में हम थोड़ा सा इधर खसक के आते हैं तो यहाँ पर आ जाती है आंध्र प्रदेश में, है ना। आंध्र प्रदेश में जो चोटी दिखाई देती है वो हमें दिखाई देती है दो, है ना। तो पहली कौन सी दिखाई देती है हमारी, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, पत्तनम बोल दो या पट्टनम बोल दो। ठीक है, फिर एक और चोटी यहां पर हमको दिखाई देती है जो कौन सी है, नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से नीलगिरी आ जाती है। अब यहां से कुछ चोटियां दिखाई देना शुरू होगी आपको। तो सबसे पहले दिखाई देती है जावेदी, यहां पर आपको दिखाई देगी कौन सी, शेवरॉय, यहां से आपको दिखाई, ये आपको दिखाई देगी गोडू मलाई, यहां से आपको दिखाई देगी पलानी, यहां पर दिखाई देगी वेम्बनाद, प्लस एक और चोटी दिखाई देती है यहां पर वरुषनाद, वरुषनाद, है ना। कौन सी, वरुषनाद, वेम्बनाद और वरुषनाद, दो चोटियां दिखाई देती है ना। और यहां पर आखिरी दिखाई देती है आपको देवर मलाई। ठीक है, तो कौन कौन सी आ रही, महेंद्रगिरी ओडिशा, ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, है ना, नल्ला मल्ला आंध्र प्रदेश, जावेदी अब यहां से शुरू होगी तमिलनाडु में। ठीक है, ये किसकी है, ये वेस्टर्न घाट की है ना, ये वेस्टर्न घाट की चोटियां है जो आपको इधर दिखाई दे रही है, जो इसी का ही हिस्सा है। क्योंकि ईस्टर्न घाट कहाँ खत्म हो चुका है, ईस्टर्न घाट नीलगिरी पे ही खत्म हो गया, ईस्टर्न घाट नीलगिरी पर ही खत्म हो चुका है। ये किसके हिस्से है, ये इधर से निकल के आ रहे हैं ये सब, है ना, यहाँ से ही जो निकल के आ रही है, जो तमिलनाडु तरफ फैले हुए ये शाखा, ये ब्रांचेस, तो उसका ही हिस्सा है। तो कौन से आ रही है यहाँ पर, जावेदी, है ना, ये सब तमिलनाडु में है ना, नीचे की तरफ जावेदी से लेकर देवरमलाई तक, जावेदी, शेवरॉय, गोडूमलाई, पलानी, वेम्बनाद और एक और है यहाँ पर वरुषनाद, वेम्बनाद, वरुषनाद, देवरमलाई। ठीक है, जावेदी, शेवराय, गोडूमलाई, पलानी, वेम्बनाद, वरुषनाद और देवरमलाई, ये ऊपर से लेकर नीचे तक की चोटियां हो गई, ये सभी चोटियां हो गई, है ना। ये दक्षिण भारत में कोई चोटी नहीं बची, है ना। कुछ हो सकती है कि यहाँ पर एक आध दो ऊपर नीचे हो, है ना, कोई आपको दिखाई दे कि हाँ एक दो चोटियां यहाँ पर आपकी मिसिंग है, बस वो, और कुछ भी नहीं, बाकी कुछ भी नहीं छूट रहा है इसके अंदर। हमने पूरी चोटियां देख ली, स्क्रीनशॉट ले ले, शांति से पढ़ ले, इत्मीनान से देख ले, है ना, सब कुछ मैंने आपको इसमें बता दिया। अब चलते हैं कुछ घाट की तरफ। तो घाट हम पहले भी देख लिए थे, थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा किसके किसके बीच में, मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग इससे गुजरता है। को किस दर्रे से, थाल घाट दर्रा, दर्रों में भी मैंने दर्रे बताए थे, ठीक है, और यहाँ पर भी घाट में भी दर्रे बता रहा हूँ। उस समय भी बोल दिया था कि घाट में भी हम देखेंगे। तो क्या है, थाल घाट दर्रा, मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग और सड़क मार्ग इससे गुजरता है। तो मुख्य रूप से किसमें, मुंबई और नागपुर और कोलकाता को जोड़ने वाला क्या है, दर्रा है, जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आ जाता है भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई रेल मार्ग इससे गुजरता है, मुंबई पुणे के बीच में, मुख्य रूप से क्या बोले, मुंबई पुणे के बीच में। और यहाँ पर क्या है, मुंबई नागपुर के बीच में है ये, मुख्य रूप से। ठीक है, थाल घाट दर्रा किसमें है, मुंबई नागपुर के बीच में, है ना। भोर घाट दर्रा किसके बीच में है, मुंबई और पुणे के बीच में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं पाल घाट दर्रा। तो पाल घाट आपको पता है
कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर और कोच्चि, है ना। कोयम्बटूर और कोच्चि के बीच में महत्वपूर्ण रूप से दर्रा मौजूद दिखाई देता है। सेनकोटा दर्रा की बात करें, सेनकोटा दर्रा तमिलनाडु में है। ये पालघाट दर्रा केरल में है। सेनकोटा या सेनकोश, है ना, इसको एक और लिख देता हूँ, सेनकोश, सेनकोटा बोल दो या सेनकोश दर्रा बोल दो, तमिलनाडु में है ना। तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ने वाला दर्रा है। तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ने वाला दर्रा है, दोनों को ही ये जोड़ता है। ठीक है, यहाँ तक दर्रे क्लियर, है ना। फिर से इसको इत्मीनान से लिख ले, शांति से लिख ले, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। चले आगे, पुश करो, स्क्रीनशॉट लो और आराम से पढ़ो। पूर्वी घाट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो पूर्वी घाट यह महानदी घाटी से नीलगिरी तक फैला हुआ है। ठीक है, मतलब यह कहाँ से शुरू हो रहा है, यह आ जाता है महानदी घाटी से। ये महानदी घाटी यहाँ पर आपको दिखाई देती है, कहाँ पर, इधर से। ये महानदी घाटी से लेकर कहाँ तक, नीलगिरी तक। बस इतने हिस्से में ही हमको ये दर्रा दिखाई, ये घाट दिखाई देता है। ये रहा, यहाँ से यहाँ तक नीलगिरी पर ये खत्म हो जाता है। नीलगिरी नॉट के रूप में इसे जाना जाता है, इस क्षेत्र को। यहाँ पर ये दर्रा खत्म हो जाता है। कितना, 1300 किलोमीटर की अप्रोक्सीमेटली लंबाई तक फैला हुआ है, फैला हुआ है। उत्तर से, है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर पाई जाने वाली पहाड़ियों का इस प्रकार से क्रम दिया हुआ है। देखो, शेवरॉय है, जावेदी, नल्लामलाई, पालाकोंडा, है ना। देखो, पालाकोंडा भी जोड़ सकते हैं उसके अंदर। फिर नीलगिरी हो गई, वहां पर खत्म हो जाती है। विशाखापट्टनम जो हमने बात करी थी, 1680 मीटर, है ना। विशाखापट्टनम पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है ना। 1680 मीटर विशाखापट्टनम सर्वोच्च चोटी के रूप में हमको दिखाई देती है, जो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, है ना। विशाखापट्टनम ये सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की, और हमको इसी रूप में दिखाई देती है। यहाँ तक ये चीजें क्लियर हुई, ठीक है। और महेंद्रगिरी यहाँ पर दूसरा सर्वोच्च शिखर है, जो कहाँ पर है, ओडिशा में, है ना। ये कहाँ पर दिखाई देती है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा का महेंद्रगिरी, है ना। तो यहाँ पर है ना, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी ओडिशा, और ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा अंतर के अनुसार देख ले, है ना, थोड़ा सा अंतर हम बात कर ले, डिफरेंस की बात करें तो हम यहाँ पर बात करते हैं वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न साइड लिख दिया, और ईस्टर्न घाट ईस्टर्न साइड लिख दिया। ठीक है, अब हम बात करें, सबसे पहला अंतर आपको देखने में ही दिखाई दे रहा है ना। ये श्रृंखला कैसी, निरंतर, कंटिन्यूअस है। ये कौन सी है ना, ये विभाजित है या डिसकंटिन्यूअस है ना। डिसकंटिन्यूअस है, ये विभाजित श्रृंखला है। दूसरी बात करें, यहाँ पर वर्षा, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 150 से 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर तक बारिश देखी जाती है। ठीक है, और यहाँ पर की वर्षा की बात करें तो यहाँ वर्षा कितनी पाई जाएगी, 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा देखी जाती है। ठीक है, यदि यहाँ पर वर्षा अच्छी है तो यहाँ पर सदाबहार, सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट की जगह यहाँ पर क्या, डेसिडियस फॉरेस्ट या पतझड़, पतझड़ वन आपको देखने मिलेंगे, डेसिडियस फॉरेस्ट, है ना। डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं, है ना। लंबाई की बात करें तो कितनी है, 1600 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई की बात करें तो कितनी है, सिर्फ 1300 किलोमीटर ही है, 1300 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर बात करें ताप्ती से लेकर, ताप्ती से लेकर कन्याकुमारी तक, है ना। और यहाँ पर बात करें महानदी, महानदी से लेकर नीलगिरी तक, महानदी से लेकर नीलगिरी तक ही ये श्रृंखला दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर यदि कृषि की बात करें, कृषि अच्छी है, यहाँ पर अच्छी कृषि की जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कृषि कम है ना। कृषि यहाँ पर कम है क्योंकि वर्षा यहाँ पर थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, वर्षा की बात करें तो वर्षा, है ना, दक्षिण पश्चिम, कहाँ से, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट मॉनसून, है ना, साउथ वेस्ट मॉनसून से वर्षा होती है यहाँ पर। यहाँ पर वर्षा की बात करें तो यहाँ वर्षा कहाँ से हो जाती है, ये हो जाती है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, और लौटते हुए मानसून या फिर रिट्रीटिंग मानसून, लौटते मानसून से, ये हम बात करेंगे, है ना। लौटते हुए मानसून से या रिट्रीटिंग मानसून से यहाँ पर बारिश होती है।
ठीक है, ये कुछ मेजर डिफरेंस हो जाते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स में। ठीक है, घाट संरचना, यदि हम स्लोप की बात करें, है ना, ढाल की बात करें, ढाल पहले भी बता चुका हूं, ढाल किस तरफ है, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर या ईस्टर्न साइड स्लोप है इसका। स्लोप की बात करते तो पूरी तरीके से ईस्टर्न साइड है। ठीक है, अब इसमें जो है ये यहां पर है ना नदियां, नदियां निकलती है ना, बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल यहाँ पर देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई नदी नहीं है ना, कोई नदी का उद्गम यहाँ पर पूर्वी घाट से नहीं होता है, क्योंकि यहाँ बारिश अच्छी है इसीलिए, है ना, बारिश अच्छी होती है इसीलिए यहाँ से नदियों का उद्गम होता है, ऊंचे क्षेत्र भी है, ऊंची चोटियां भी है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की नदी का उद्गम नहीं होता है, ये भी लिख लीजिएगा पॉइंट, है ना, पूर्वी घाट से किसी भी नदी का उद्गम नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। चलिए, है ना, इसको लिख भी सकते हैं आराम से, इत्मीनान से, शांति से, स्क्रीनशॉट ले, लिखे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब तटवर्ती मैदान की तरफ आ जाते हैं, कोस्टल प्लेन की तरफ आ जाते हैं, तटीय मैदान। ठीक है, अब तटीय मैदान की बात करें तो तटीय मैदान हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, गुजरात से, है ना, तो गुजरात से शुरू होते हैं और यहाँ पर जिसको बोलते हैं हम क्या, पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान शुरू होते हैं गुजरात से और खत्म होते हैं केरल पर, और पूर्वी तटीय मैदान पश्चिम बंगाल से शुरू होते हैं और खत्म होते हैं कहाँ पर, तमिलनाडु पर, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में खत्म हो जाते हैं, है ना। यदि तटवर्ती मैदान की बात करें तो दक्षिणी पठार से पूर्वी पश्चिमी पठार, पश्चिमी तट तक, है ना, दक्षिणी पठार से पूर्वी एवं पश्चिमी तट की ओर, अर्थात पूर्वी और पश्चिमी घाट की और समुद्र के बीच की जो विस्तृत मैदान है उसे क्या कहते हैं, तट कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये घाट दिखाई दे रहे, हमने घाट की बात कर ली थी, ये हमारे बीच में से क्या निकल जाते हैं, घाट, घाट के बीच का जो क्षेत्र दिखाई देता है, ये मैदानी क्षेत्र, ये क्या दिखाई देता है हमें, है ना, यही हमारा तट कहलाता है, यही क्या कहलाता है, तट कहलाता है। इसको कहते हैं पश्चिमी तट और उसको कहते हैं पूर्वी तट के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें, ये प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार के प्रायद्वीपीय पठार प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में खंबात की खाड़ी से लेकर, ये देखिए खंबात की खाड़ी से शुरू हो रहा है ये वाली, है ना, खंबात की जो कंटिन्यूस की बात करें, खंबात की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक कितना, लगभग कितना है, 1500 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है। उसके अलावा यहाँ से फिर ये घूम जाता है कहाँ पर, गुजरात की तरफ, अंदर की तरफ, ये भी कोस्टल प्लेन ही है ना, ऐसा मत मानना कि गुजरात वाला हिस्सा कोस्टल प्लेन नहीं है, गुजरात वाला भी कोस्टल प्लेन ही है। इसकी औसत चौड़ाई की बात करें तो कितनी है, लगभग 65 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई कितनी है, एवरेज विड्थ इसकी जो है वो 65 किलोमीटर है। एवं सर्वाधिक चौड़ाई कहां पर दिखाई देती है, 80 किलोमीटर नर्मदा ताप्ती नदी के पास दिखाई देती है ना, सर्वाधिक चौड़ाई कहां पर है, इस क्षेत्र में सर्वाधिक चौड़ा है और बाकी सब क्षेत्रों में ज्यादा चौड़ा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, सर्वाधिक चौड़ाई, ठीक है, इनके मुहाने पर ज्यादा चौड़ाई है, जहां की अधिकतर नदियां ज्वार नदमुख बनाती का निर्माण करती है ना, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ज्वार क्या होता है, ज्वार नदमुख क्या होते हैं, एस्चुरी होती है। ज्वार नदमुख मतलब क्या हो गया, एस्चुरी, एस्चुरी, एस्चुरी को ही ज्वार नदमुख कहा जाता है। ऐसी नदियां जो सीधे जाकर किसमें मिल जाती है, सीधे सीधे जाकर समुद्र में मिल जाती है, ऐसी फैलती नहीं, अपना चौड़ा क्षेत्र नहीं बनाती है, उन्हें ही कहा जाता है क्या, ज्वार नदमुख क्षेत्र। ठीक है, तो ये समझ में आया। आगे की तरफ थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, इसमें कितने तट आ जाते हैं, है ना, कोंकण तट आ जाता है, गुजरात से गोवा तक कोंकण तट कहलाता है। अलग मैं इनको विभाजित करूंगा, इसमें भी क्या हो जाते हैं, दो पार्ट आ जाते हैं, इसमें भी दो पार्ट आ जाएंगे, कन्नड़ तट आ जाता है गोवा से मंगलोर, फिर मालाबार तट हो जाता है कन्याकुमारी तक। ठीक है, यहाँ अनेक लेगून पाए जाते हैं या पश्च जल, बैक वाटर्स मिलते हैं, कहाँ पर, केरल वाले क्षेत्र में, केरल या मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी के केरल वाले क्षेत्र में, यहाँ पर लिख लीजिएगा, केरल में बहुत सारे बेक वाटर मिलते हैं, है ना, जहां पे पानी समुद्र का पीछे हट गया है, लेकिन वहां पर कुछ गड्ढों में पानी रह गया था शेष, है ना, समुद्र के पीछे हटने से कुछ पानी शेष रह गया था वहां पर गड्ढों में भरा हुआ, और ये भरा हुआ पानी ही हमारा क्या कहलाता है, वर्तमान में कयाल कहलाता है या फिर बैक वाटर्स कहलाता है, कयाल या बैक वाटर के रूप में इसे जाना जाता है। जैसे कौन कौन से, अष्टमुदी और वेम्बनाद केरल, अष्टमुदी लेक और वेम्बनाद लेक,
केरल, ये दोनों क्या है कयाल के उदाहरण दिखाई देते हैं। पूर्वी घाट के पूर्वी तटीय मैदान की बात करें, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें, तो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, है ना, के तट पर ये अधिकांशतः फैला हुआ है। अब आप बोलेंगे कि पश्चिम बंगाल क्यों नहीं लिया सर? तो पश्चिम बंगाल जो है वो नदी का मुहाना है, डेल्टा है। पश्चिम बंगाल तट जो है वो क्या है, नदी का मुहाना है, वहां पर नदी विसर्जित होती है और वो डेल्टा है, तो वो तट नहीं है, उसको हम किस में लेते हैं, डेल्टा में लेते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, सिंपल सी बात है वो भी, है ना। इसके दो है, उत्तरी सरकार तट, ठीक है, और कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार तट कहाँ से है, महानदी से कृष्णा के बीच में, इसको कोरोमंडल का तट कहा जाता है। यह तट उन्मग्न, है ना, उन्मग्न तट है, जो चिलिका झील का प्रमुख लेगून हमको यहाँ पर दिखाई देता है। कोरोमंडल तट या कृष्णा के डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक का लेगून इसमें अनुपस्थित दिखाई देते हैं। अब मैं आपको विभाजन बताता हूँ, किस कौन सा मैप पर, है ना। अब हम देखेंगे मैप के ऊपर इसका डिवीजन कि कौन सा तट कहाँ पर क्या कहलाता है। ये तो हमने डाटा वाइज देख लिया, है ना। मेन चीज तो अब शुरू होगी। सबसे पहले अलग अलग तटों को अलग अलग कलर में हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा तट आ जाता है कौन सा, ये आ गया हमारा, ये जो तट है गुजरात क्षेत्र में जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे गुजरात तट, ठीक है। दूसरा जो हमको दिखाई दे रहा है ना, दूसरा जो हमको कलर ले लेते हैं, एक तट कलर ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये आ गया हमारा एक तट यहाँ पर, ठीक है। एक और तट हम ले लेते हैं, एक और तट क्या हो गया, ये रेड पे रेड नहीं जमेगा, ये वाला जमेगा, ये वाला ले लेते हैं, ये देखिए एक तट यहाँ पर आ गया, है ना। एक तट हमको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ तक, है ना। जो जो तट हमको अलग अलग दिखाई देंगे सबको मैं अलग कर रहा हूँ, है ना। यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है ये वाला तट यहाँ तक, ठीक है। फिर देन आ जाते हैं यहाँ से एक और तट पर, ये आंध्र प्रदेश वाला हो गया, इसमें भी दो हिस्से में टूट जाएगा, ठीक है। और फिर अंतिम रूप से हमको दिखाई दे रहा है कौन सा, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला तट आ जाता है ना। सबके नाम बताता हूँ अब मैं, है ना, कौन से तट को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो है क्षेत्र दिखाई देता है गुजरात का, तो ये क्या है, ये कौन सा क्षेत्र है, ये कच्छ है ना। तो हम बोलते हैं इसको कच्छ का तट, कच्छ का तट, कच्छ तट हो जाता है, ठीक है। अब ये वाला जो है ये काठियावाड़ पठार है, यहाँ पर क्या कौन सा पठार था, काठियावाड़ का पठार था, पठार में देखा था हमने लास्ट क्लास में, तो ये हो जाता है काठियावाड़, काठियावाड़ तट, ठीक है। और ये काठियावाड़ तट यहाँ पर हो गया। अब ये जो हिस्सा दिखाई देता है संपूर्ण, अब ये पूरे क्षेत्र को गुजरात तट ही कहा जाता है ना। तो हम इसको ले लेते हैं गुजरात तट, गुजरात तट, यहाँ पर ये छोटा छोटा क्षेत्र बच गया, तो ये अल्टीमेटली ये दोनों मिलाकर ही क्या हो जाते हैं, गुजरात तट के अंतर्गत आते हैं, छोटे छोटे हिस्से है ना। कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं आपको सेपरेट करके बता रहा हूँ। जो महाराष्ट्र वाला तट है इसको बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण तट, है ना। कोंकण तट कहां से दिखाई देता है, गुजरात से लेकर, गुजरात गुजरात से लेकर आपको कहां तक दिखाई देगा, गोवा, गुजरात से गोवा कोंकण तट दिखाई देता है। फिर यहां पर आ जाते हैं कन्नड़ या कनारा, कन्नड़ तट या कनारा तट, है ना, कन्नड़ तट या कनारा तट, ठीक है। ये कहां से दिखाई देता है, गोवा से लेकर, है ना, गोवा से लेकर केरल, गोवा से केरल के बीच में आपको जो दिखाई देता है वो कन्नड़ से कनारा तट हो जाता है। और ये हो जाता है मालाबार, मालाबार तट, ये पूरी तरीके से कहाँ आता है, केरल में। सब तटों के नाम याद रखना जरूरी है, सीधे पूछ लिया जाता है बहुत बार, ठीक है। जैसे कच्छ का तट हो गया, काठियावाड़ तट हो गया, गुजरात तट हो गया, गुजरात तट के अंदर ये दोनों भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हिस्सा है तो इसको हम किसी अन्य तट के नाम से नहीं, गुजरात तट के नाम से जानते हैं। ये वाला हिस्सा कैसा कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है कोंकण तट, ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, कोंकण तट है। ये वाला हिस्सा जो दिखाई देता है उसको कन्नड़ या कनारा तट बोलते हैं, जो कर्नाटक में आ जाता है ना। ये मुख्य रूप से कहाँ मौजूद है, कर्नाटक, कर्नाटक में मौजूद है। और केरल वाले तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, सबसे फेमस है हमारा मालाबार तट। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, सबसे पहले जो इस तरफ दिखाई देता है ना, ये जो दिखाई देता है उत्तर में, इसको बोलते हैं उत्कल, उत्कल तट,
ठीक है, उत्कल तट कहाँ आता है, ओडिशा में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद जहां महानदी आती है, महानदी से लेकर कृष्णा नदी तक ये आ जाता है उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार ये ओडिशा प्लस आंध्र प्रदेश दोनों में ही आता है। उत्तरी सरकार ओडिशा प्लस आंध्र प्रदेश दोनों में ही आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर दो नदियां हैं, यहां पर दो नदियां आती है, यहां पर आती है गोदावरी, है ना, और कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा, इन दोनों के बीच का तट जहां पर जो डेल्टा बनाती है गोदावरी और कृष्णा नदी, जहां पर गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है, वहां के तट को क्या कहा जाता है, वहां के तट को गोलकुंडा कहा जाता है। गोलकुंडा, गोलकुंडा तट ये कहां दिखाई देगा, आंध्र प्रदेश में ही दिखाई देता है। और फिर उसके नीचे कृष्णा नदी के बाद पूरा नीचे ये जो तट दिखाई देता है इसको बोलते हैं कोरोमंडल। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कहां पर है ना, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु, तमिलनाडु का ये प्रमुख तट है, तमिलनाडु के रूप, तमिलनाडु में ज्यादातर दिखाई देता है। तो ये तटों का विभाजन हो गया, कौन सा तट कहां पर है, कच्छ का तट गुजरात, काठियावाड़ तट गुजरात, गुजरात तट गुजरात, कोंकण तट महाराष्ट्र, कन्नड़ कनारा तट कर्नाटका, मालाबार तट केरल, फिर उसके बाद जाते उत्कल तट ओडिशा, उत्तरी सरकार तट ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी मौजूद है ना। फिर गोलकुंडा तट गोदावरी और कृष्णा के बीच का जो डेल्टा क्षेत्र पूरा बना हुआ है, इन दोनों नदियों के विसर्जन क्षेत्र के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, गोलकुंडा तट कहलाता है। और फिर कृष्णा नदी के बाद से पूरा आखिरी तक कन्याकुमारी तक ये तट क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच वाला क्षेत्र। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर है ना, लगभग लगभग आपने सभी चीजों को देख लिया होगा, सब चीजें क्लियर हुई इसमें, है ना, ये भी हमने बात कर ली थी, है ना। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे आखिरी में, लेकिन इसके पहले एक चीज और बताने की मेरे पास रह गई है ना। जैसे हमने इन दोनों में डिफरेंस देखा था वैसे ही हम इन दोनों में भी डिफरेंस देखेंगे, है ना। तो ये हो जाता है वेस्टर्न, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन, और यहाँ पर आ जाते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, है ना। पश्चिमी पश्चिमी तट और पूर्वी तट में अंतर, पश्चिमी तट और पूर्वी तट में अंतर, है ना। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा अंतर ये दिखाई देता है, ये चौड़े हैं, है ना, ये सॉरी कम चौड़े, इनकी चौड़ाई कम है, कम चौड़े हैं, है ना। लगभग औसत की हमने बात करी थी इसमें, है ना। देखो एवरेज मैंने आपको बताया था कि इनकी औसत चौड़ाई कितनी है, 65 किलोमीटर ही है बस, है ना, 65 किलोमीटर ही है। लेकिन ये क्या है, अधिक चौड़े हैं, ये क्या है, अधिक चौड़े हैं, मतलब लगभग 100, है ना, 100 किलोमीटर इनकी चौड़ाई अधिक है, लगभग 100 किलोमीटर, 90 किलोमीटर की एवरेज विड्थ देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद करें यहाँ वर्षा, वर्षा की बात करें, है ना, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या मिलती है आपको, लगभग वर्षा की बात करें तो वर्षा यहाँ पर कम देखने को मिलेगी, 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हमको देखने को मिलेगी। वर्षा के कारण यहाँ पर क्या है, सदाबहार, सदाबहार वन यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेंगे, पर्णपाती, पर्णपाती वन मिलते हैं, है ना, पर्णपाती वन यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, है ना। कृषि यहाँ पर बात की जाए, कृषि, कृषि यहाँ पर क्या है, अधिक है, अधिक की जाती है। और इधर की तरफ बात करें कृषि, कृषि क्षेत्र क्या है इसका, कम है, कम कृषि क्षेत्र है। मतलब यहाँ पर कृषि के लिए ज्यादातर अच्छी जलवायु भी कम है ना, क्योंकि यहाँ पर नमी अच्छी खासी है, तो इसीलिए यहाँ पर मसाले ज्यादा होते हैं। यहाँ के प्रमुख फसल में बात करें तो मसाले, है ना, यहाँ पर क्या दिखाई देगा, अधिकांशतः मसाले दिखाई देंगे। और उसके अलावा क्या आ जाएगा, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स आपको दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई देंगे, यहाँ पर यदि हम बात करें तो अनाज, है ना, यहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको, अनाज ज्यादातर दिखाई देंगे, है ना, अनाज ज्यादातर उगते हुए, जैसे चावल की कृषि हो रही है। उसके अलावा पटसन यहाँ पर होता है, जूट जिसको बोलते हैं, पटसन जूट ज्यादातर कृषि उसकी होती है ना। और यहाँ पर जितने भी मसाले दिखाई देते हैं वो अधिकांशतः इस क्षेत्र में दिखाई देते हैं। ये थोड़े से कुछ अंतर थे दोनों में, डिफरेंस कभी हो सकता है कि एग्जाम में कुछ अंतर से क्वेश्चन आ जाए,
है ना। चलिए, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात है तो फटाफट रीड करिए और फटाफट जल्दी से इन्हें देख लीजिए, है ना। देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है ना, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से लगभग 2135 मीटर है ना। इससे अधिक है, मतलब पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, हिमालय हो गया, है ना, हिमालय हो गया, ये सब क्षेत्रों के बारे में बात की गई। समुद्र तट से 305 से लेकर 900 305 से लेकर 915 मीटर तक ऊंचाई वाले पठारी भाग का विस्तार भी देश में लगभग 27.7 है ना, 27.7% क्षेत्रफल पे है, जबकि शेष 43% भाग पर मैदान पाए जाते हैं। अधिकांश मैदान क्षेत्र भी दिखाई देता है, लेकिन पठार सबसे बड़ा हमारा भौगोलिक क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। पठार में हमारा एक और हिस्सा आ जाता है ना, उच्च पर्वतीय क्षेत्र जो हम देख लिए थे, सतपुड़ा पर्वत, फिर उसका विंध्याचल पर्वत, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भारत दूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से मात्र, सबसे दक्षिणी भाग की बात करें, भूमध्य रेखा से मात्र कितनी दूर है, 876 किलोमीटर दूर है। देश का एकांतरित आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे 200 समुद्री मील तक है ना। जैसे ये हमारा तट है, तट से 200 समुद्री मील तक की ये जो डिस्टेंस है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, इसमें हम कुछ भी खनन कर सकते हैं या फिर मछली पालन सब कुछ कर सकते हैं, है ना। 200 समुद्री मील तक, कहाँ तक, आर्थिक आहरण संलग्न क्षेत्र, आर्थिक आहरण क्षेत्र भी इसे कहा जाता है, कि हम 200 समुद्री मील 200 मील, है ना, कौन सा, समुद्री मील, 200 समुद्री मील तक कुछ भी खनन कर सकते हैं, कुछ भी जो भी खनिज मिलेगा या फिर जो भी सीमा में आएगा, मतलब वो भारतीय सीमा के अंतर्गत आ गया। ठीक है, ऐसा ही माना जाएगा। ठीक है, गंगा के विशाल मैदान के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक त्रिभुजाकार आकृति में, है ना, लगभग 26 लाख, लगभग कितना, 26 लाख वर्ग किलोमीटर, 26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्रायद्वीपीय पठार का भाग फैला हुआ है। पश्चिमी समुद्री तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से लेकर कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक पाया जाता है। इसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। पुलिकट जो क्या है, एक लेगून झील है, ये याद रखिएगा। इसके आगे श्रीहरिकोटा द्वीप, है ना, द्वीप समूह में हम देखेंगे श्रीहरिकोटा द्वीप है। यहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर हमको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। गुजरात की सबसे ऊंची चोटी, है ना, गिरनार। गुजरात की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गिरनार पहाड़ियों पर स्थित, है ना, गोरखनाथ की चोटी, कौन सी है, गोरखनाथ की चोटी, गिरनार। या फिर जो हम देखते थे गिर क्षेत्र, गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है, राष्ट्रीय उद्यान बताऊंगा उसमें भी बता दूंगा। तो गिर क्षेत्र में आपको चोटी दिखाई देती है, कितनी है, 1117 मीटर ऊंची है, जो गुजरात की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। कहां पर है, गिरनार पहाड़ियों पर मौजूद है गोरखनाथ, गिरनार पहाड़ियों पर गोरखनाथ चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी है। केरल नदियों और तालाबों के संबंध में बहुत ही समृद्ध राज्य है, सबसे अच्छा गीला क्षेत्र ये दिखाई देता है। 105 किलोमीटर समुद्री तट वाले गोवा में रेतीले तट, मुहाने, अंतरिप, इसके भीतरी हिस्से के निचले पठार लगभग, है ना, 1220 मीटर ऊंचे पश्चिमी घाट के सह्याद्री क्षेत्र का हिस्सा, मध्य सह्याद्री क्षेत्र का हिस्सा दिखाई देता है। गोवा की दो प्रमुख नदियां हैं, याद रखिएगा, मांडोवी और जुआरी, ये गोवा की नदी है ना। कौन कौन सी है, मांडोवी और जुआरी नदी है। मुहाने पर गोवा का द्वीप इल्हास, कौन सा द्वीप दिखाई देता है, इल्हास द्वीप दिखाई देता है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा द्वीप दिखाई दे रहा है वहां पर, इल्हास द्वीप दिखाई देता है गोवा के क्षेत्र में। ठीक है, नागालैंड का लगभग समूचा हिस्सा पर्वतीय है, नागालैंड पूरा पर्वतीय क्षेत्र में ही मौजूद है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट सरामती, याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट की भी सबसे ऊंची चोटी है ना। इसकी बात करें, नॉर्थ ईस्ट की सबसे ऊंची चोटी, है ना, ईस्टर्न क्षेत्र की यदि हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट की भी जगह हम सिर्फ क्या बोलते, पूर्वी, है ना, हम बोलते पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सरामती है, और जो कहां पर है, नागालैंड में है। सरामती, माउंट सरामती कितनी ऊंची है, 3826 मीटर, 3826 मीटर ऊंची चोटी है ना। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी और ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम की रक्षा देवी माना जाता है। ठीक है, मालाबार तटीय मैदान केरल के तटीय मैदान को कहा जाता है।
ठीक है। और ये बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट थे जो हमने देख लिए, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सामान्य रूप से इसे लिख सकते हैं। सारामती वाला नॉर्थ ईस्ट में नोट कर लेना, ये पॉइंट ले जाके सारामती वाले में नोट कर देना। ठीक है, तो पता चल जाएगा सारामती वाली चोटी इतनी ऊंची है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम चलेंगे कहाँ पर, उत्तर के विशाल मैदान और द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे अगले सेशन में। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने ही रहिए विनायक एजुकेशन के साथ में। मेरा नाम अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।